साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं फिर से इको गार्डन में हूं। कॉकरोचेस का एक नया गाना आया है, फिर आएंगे। उस गाने को सुन करके उसी की तर्ज पर ये फिर से आ गए। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मैंने कुछ दिन पूर्व इनको कवर किया था। डीजीएमई कार्यालय तक पहुंचे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हमें हमारा वाजिब हक यानी कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से जो 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे वह हमारा जो 70% रिजर्वेशन मिल रहा था वो हमें वापस कर दिया जाए। डॉक्टर विक्रम जी मेरे साथ में हैं। मैंने अभी पिछले दिनों भी प्रोटेस्ट कवर किया, तब भी आप यहाँ पर थे। इसके बाद डीजीएमई कार्यालय घेरा गया। कितनी प्रोग्रेस हुई इन दिनों में और अब आंदोलन का स्वरूप क्या है? छोटी सी बात कहूँगा, इतना मान लीजिए सरकार अंदर से घबराई हुई है। कैसे? उन्हें पता है ये क्रीमी लेयर है, हमारे पूरे समाज की क्रीमी लेयर जो कि सीट पा चुकी है, जिन्हें अब अगली सीट से मतलब नहीं है। अगर वो सड़क पे है तो समाज के अंदर इस सरकार के विरोध में कितना गुस्सा होगा और कितनी नाराज़गी होगी कि क्रीमी लेयर जो कभी अपने कमरे से एसी से निकलती नहीं है, वह सड़कों पर बैठी हुई है और लगातार बैठी हुई है और हर संडे बैठ रही है। तो सोचिए कितनी नाराज़गी होगी समाज में, और इनके बैठने से और समाज में कितनी नाराज़गी जा रही होगी। अच्छा, ये डॉक्टर्स का मुद्दा है, नीट के ना, ये डॉक्टर्स का मुद्दा नहीं है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। ये डॉक्टर्स का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि आपके भी सपना होगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा भी सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बने। डॉक्टर जो बन गए वो बन गए, निकल गए, उनका मुद्दा नहीं है। लेकिन वो इसलिए बैठे हैं कि कल के दिन आपका जो बच्चा बने उसके लिए सीट खाली हो। आम जनता कनेक्ट कर पा रही है इस मुद्दे से? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। हमें ताकत कहाँ से मिल रही है? अच्छा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो दलित समाज के नेता हैं उनसे जैसा सहयोग मिलना चाहिए उसकी क्या? उनसे हमें बहुत ज़्यादा, समाज के नेताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है और मिल भी नहीं रहा। कुछ नेताओं से जरूर मिल रहा है, कुछ नेताओं से हमें सपोर्ट मिला है, जैसे चंद्रशेखर भाई से मिला है, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिला है, और भी पार्टियों से मिला है। लेकिन असल में जो बहुजन की राजनीति करते हैं वो सिर्फ बहुजन बहुजन बोलते हैं, वो बहुजन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ ट्वीट करने से या फिर महल में बैठ के बात करने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे यहाँ तमाम लोगों ने ये बात बार बार याद दिला दी कि बहन जी के समय में बने थे, तो हम सब एडमिट कर रहे हैं बहन जी के समय बने थे। तो क्या बहन जी के समय के बने थे तो अब लड़ने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? वही हम जब भी ये बात उठाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि बहन जी ने बनाया था। ठीक है, ये सब खुशी की बात है? खुशी की बात है। हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हुआ, तो उसके बाद क्या हम अपनी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं? हम क्या उसे पालना बंद कर देते हैं? क्या हम बोल देते हैं कि हमने पैदा किया था, अब समाज संभाले? हैं, समाज तो संभाल ही रहा है, समाज तो आगे आई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको शांति से नहीं बैठने देगा। आपको इस समाज के लिए आना ही पड़ेगा। ये हमारे बहुजन का मुद्दा है। बहुजन का क्यों कह रहे हैं? मैं सिर्फ एससी का क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि आज उनने एससी की सीटें कम करी हैं, कल वो ओबीसी की खत्म कर देंगे। और ऐसे ऐसे वो तो चाहता ही है हर जगह ईडब्ल्यूएस लाए। वो किसके कोटे से लाए? कहाँ से अलग से आया क्या? वो हमारा ही तो हक खाया गया है, हमारा ही हक खाया गया ना, हम ही को मारा गया है ना। और जितने भी ईडब्ल्यूएस के कोटे में हैं, अगर आज जांच करा लो तो क्या गरीब के सीटें हैं? वो सब ने नकली सर्टिफिकेट बनवाए हैं, सबके पास। आज चेक करा ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अगर मुझे झूठा साबित करना है सरकार को तो आज हर मेडिकल कॉलेज के, हम कह रहे हैं सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ हर मेडिकल कॉलेज जितने भी ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुए हैं सबका उठा के चेक कर ले। मैंने तो ऐसे करोड़पति लोग देखे हैं जो पीजी कर रहे हैं, जिनके पिताजी करोड़पति हैं और वो भी एमबीबीएस के दौरान करोड़पति की तरह रहे हैं, आराम से रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस में फिर वो ईडब्ल्यूएस बन गए। ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं कि 70% सीटें तो दिख रही हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में जो खेल करके एससी एसटी से भी कई गुना कम नंबरों पर जो ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उस ईडब्ल्यूएस की कोई बात नहीं कर रहा। ईडब्ल्यूएस पूरी तरीके से एक फेक तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। उसके अगर आप जांच कराते हैं, चाहे आप किसी कॉलेज में ले लीजिए, ये तक छोड़िए यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में है, वहाँ पर भी ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें वो फेक सर्टिफिकेट लगा के और उन्होंने सिलेक्शन लिया उस चीज़ को लेके। तो ये बहुत गलत व्यवस्था है और ये असंवैधानिक है एक तरीके से। तो अब जो 70% सीटों का मामला है 4 मेडिकल कॉलेजों में, आप लगातार इस लड़ाई को देख रहे हैं, कहाँ तक पहुँची आपकी लड़ाई? अभी हमारी लड़ाई है जो अभी तो हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने
मतलब न्यायालय की तरफ भी हम लोगों ने अपना रुख किया हुआ है 1 साल से, लेकिन उनकी तरफ से अभी इस न्यायालय की तरफ से अभी इस मुद्दे को लेके मैं खुद उस केस की पैरवी करवा रहा हूँ। उन्होंने अभी तक हमें एक सुनवाई के लिए एक डेट तक नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक डेट भी नहीं लगी, डेट नहीं मिली है, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। जब इन लोगों को ये खत्म करना था न्यायालय को, सरकार को मिलके, तो सिंगल बेंच की जगह जो कि वो जुडिशियल इम्प्रॉपरिटी का एक मसला बनता है, उन्होंने जब डबल बेंच में एक हफ्ते में 3 डेट मिल गई थी जब खत्म करना था, ठीक है, 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, एक हफ्ते में 3 डेट, और जब उसके लिए पैरवी की बात आई तो 1 साल से एक डेट नहीं मिली। तो मैं 1000 बार कहता हूँ, ये सिस्टम मनुवादी सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें मेरा ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही जज बनेगा और कोई नहीं बनेगा। तो ऐसे में दूसरे लोगों को न्याय मिल ही नहीं सकता। तो हम तो लठ की जोर पे कहते हैं कि आज नहीं तो कल ये कॉलेजियम सिस्टम को मार भगाएंगे और इन्हें हम बदल देंगे, तभी बहुजन समाज को न्याय मिलेगा, वरना तब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुजनों की आवाज़ सुन रहे हैं आप? आवाज़ सुन रहे हैं? ये बहुजन की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है और वो घबराए हुए हैं कि आज नहीं तो कल उनका आने वाले इन तमाम स्टूडेंट्स में वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी बताया। देखिए, जिम्मेदारी सबकी है। बना बहन जी के समय में था, जिम्मेदारी उनकी भी है। मौजूदा समय के जो नेता हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी उनकी भी है, लेकिन सत्ता में शामिल नेताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बन गया था, बचा तो लो कम से कम। असीम अरुण इस समय समाज कल्याण मंत्री हैं। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी देखा था, उन्होंने ट्वीट किया था और आप लोगों ने अभी बताया मंच से ही कि तमाम लोग मिले भी उनसे। तो क्या बातचीत हुई थी असीम अरुण जी से? असीम अरुण पिछली साल जब एक केस हुआ तब उन्होंने ट्वीट किया था, और इस बार हम लोग 3 बार उनसे कम से कम मिल चुके हैं। लास्ट टाइम जब मिले थे तो उन्होंने कहा था, हमारे सामने उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री और लोगों को उन्होंने कॉल की और बात की कि हमारा केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम पार्टी नहीं बन सकते इस मैटर पे। उन्होंने साफ साफ ऐसे कह दिया असीम अरुण जी? हाँ, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम पार्टी। जो आश्वासन उन्होंने दिया था कि हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, उन आश्वासनों को क्या हुआ? उन्होंने सीधा बोल दिया हम पार्टी नहीं बन सकते आश्वासन, और फिर बाद में हम कुर्सी बचाएंगे। हाँ, हम कुर्सी। अब वो जाने कुर्सी क्या पर्पज है उनका इसके पीछे। उन्होंने आश्वासन दिया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम, और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अच्छा, आप लोग दोबारा से आए हैं इको गार्डन में, उम्मीद है कुछ सुनी जाएगी आवाज़? उम्मीद तो पूरी है, लेकिन अब क्या हम लोग का काम है आंदोलन करना, अपनी मांग रखना हम लोग का काम है। अब पूरी हो ना हो वो अलग मुद्दा है, लेकिन अपना अगर हम लड़ाई ना लड़े तो उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या? बिना लड़े कुछ नहीं हासिल होता है। लड़ना तो है। हाँ बिल्कुल। वकील साहब कुछ बता रहे थे आप इस जजमेंट के बारे में, क्या क्या कहना चाह रहे थे? परिचय दीजिए अपना पहले। मैं सरजू राम राव, यहाँ एडवोकेट हाई कोर्ट यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। देखिए, जो ये जजमेंट आया है स्पेशल कॉम्पोनेंट का, जो सर्कुलर था स्टेट गवर्नमेंट का, उसको केस किया सिंगल बेंच ने सबरा अहमद के केस में। दरअसल है क्या, सबरा अहमद की ये प्ली नहीं थी कि जो ये 70% या अबव 70% रिजर्वेशन है फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, उसकी ये प्रेयर नहीं थी। उसकी प्रेयर कुछ और थी कि हम जो है हमें हमारा एडमिशन कहीं हमारे हिसाब से हो जाए, लेकिन उसको कोर्ट ने होल्ड कर लिया इस पूरे सर्कुलर को ही, और ये कहा कि इंद्रशाहिनी केस का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। अब मज़े की बात ये है कि सरकार ने अपना पक्ष सही रखा नहीं, इसलिए वो वहाँ से केस हुआ। अब जब सरकार स्पेशल अपील में गई, लोगों जब जनमत का दबाव आया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग सरकार का विरोध करने लगे, स्टूडेंट विरोध करने लगे, और मीडिया में काफ़ी ये बात आ गई। तो सरकार ने कहा नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, हम जा रहे हैं स्पेशल अपील में, इसको हम देखेंगे। अब सरकार ने जब स्पेशल अपील में गई तो बहुत ताजुब की बात है, उसने ये कहा, उसके जो वकील साहब हैं उन्होंने ये कहा कि हम इस जो आर्डर चैलेंज हुआ और केस हो गया, उस आर्डर को हम यहाँ चैलेंज नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको ये पढ़ के भी सुना देता हूँ जो सरकार के वकील साहब ने कहा कि नन ऑफ द गवर्नमेंट आर्डर व्हिच हैव बीन क्वेश्चड वेयर अंडर चैलेंज इन द रिट पिटीशन। तो इसका मतलब है कि जो केस हुआ है आर्डर, वो चैलेंज ही आपने नहीं सरकार ने जो कहा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल इस बार टाल दीजिए, इस बार टाल दीजिए। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है पहले, चाहे इस सेशन में या उससे पहले सेशन में, उनको हम प्रोटेक्शन उनका चाहते हैं। अगले साल से हम खुद ही नहीं करेंगे, सरकार ने मान लिया। मीन्स ये है कि सरकार जो खुद अपना निर्णय, गवर्नमेंट आर्डर हो, चाहे ये सरकार की चाहे वो सरकार हो, वो सरकार ही लायबल होती है।
कोई एक जो है अधिकारी कोई आदेश पास करता है वो चला जाता है, लेकिन वो स्टेट का ही ऑर्डर होता है या भारत सरकार का ऑर्डर हो तो भारत सरकार कोई भी हो वो उसको रिप्रेजेंट करती है। अब सवाल ये है कि जो स्पेशल कॉम्पोनेंट के तहत ये प्रोविजंस लाए गए, केवल क्या यूपी सरकार लाई थी या कोई और लाई, पूरे देश में हर सरकारें ले आती हैं। आपको एक बड़ा उदाहरण बताता हूँ कि भारत सरकार ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है आपके लखनऊ में ही है, BBU, यहाँ भी 50% रिजर्वेशन पर SC/ST है, वो आज भी चल रहा है ना, वो स्पेशल कॉम्पोनेंट के तहत ही चल रहा है। तो स्पेशल कॉम्पोनेंट की जो व्यवस्था है वो पूरे देश में चल रही है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो कोर्टों का नज़रिया है, आप सोचिए जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई 79 में, 80 में सरकार को सौंप दी गई, 31 दिसंबर 80 को सौंप दी गई और उसके 10 साल बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई। कोर्ट में गया, कोर्ट में गया, तुरंत स्टे हो गया। अब EWS के केस में देखिए, दूसरे केस में कहते हैं आपके पास डाटा नहीं है, EWS के केस में कोई डाटा नहीं, फिर भी अमेंडमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहे नहीं ठीक है, एकदम ठीक है, बिना डाटा के बिना कुछ। तो ये भारत के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो सरकारों का नज़रिया है, जो कोर्ट का नज़रिया वो कैसे है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि वायस है क्या है, लेकिन आप खुद इस चीज़ को समझिए। जो समाज कल्याण मंत्री हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो उस मध्य में पार्टी बनेगी, सरकार पार्टी बनेगी, लेकिन उन्होंने जो भी अपने वादे करे अभी से हमसे जितनी बार मिलकर उन्होंने अपने किसी भी वादे पे वो पूरा नहीं उतरे। और मैं एक ऐलान और करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है, जो व्यवस्था 15 साल से चली आ रही है वो पूरी नहीं होती है, तो ये जो आंदोलन है, ये बच्चों का जो आंदोलन है, ये गली गली घर घर में से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ये पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। ये सरकार के लिए चेतावनी है। मानिकीय धानुक है, मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। मैं देख रहा हूं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो सदन के अंदर इस मामले को उठाया था उसकी तख्तियां लिए हुए हैं, कुछ संदेश भी उनका पढ़ रहे थे। क्या है, लगातार इस मामले के समर्थन में हैं आप? बिल्कुल, हम लोग कहीं पर भी हक वंचित समाज के साथ अगर अन्याय अत्याचार होगा या आरक्षण पर कोई बात आएगी तो हम लोग अपनी जान लगा देंगे। हमारे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्लियामेंट सेशन तो चलने नहीं दिया, इसलिए अंदर उठा नहीं पाया आवाज़, ऐसे संसद परिसर के अंदर भी आवाज़ उठाई और इससे पहले भी पूर्व में हमारी यहाँ पर टीम इससे पहले आंदोलन में हम आई और ज्ञापन लिया। आज उनका पैगाम लेकर हम लोग यहाँ पर इनके पास आए कि हम लोग जो है उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। यहाँ भी मैं छात्रों से बात कर रहा था, बड़ी निराशा है कि जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पार्टी की क्या है रणनीति आगे? पार्टी की रणनीति ये है कि हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं सबसे, और इस मूवमेंट को पूरा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 4 मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मामला है और संविधान पर जो है वार है। और उसके बावजूद आज जो ये स्टूडेंट है, ये तो MBBS स्टूडेंट क्रीम है समाज की, तो इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि जो गरीब बदवा मजदूर का बच्चा था, सफाई कर्मचारी का बच्चा था, आज व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर बन गया, तो ये तकलीफ इनको हो रही है, इसलिए ये चीज़ें लगातार जो है सरकार कर रही है। आपका परिचय? मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी। क्या संदेश लेकर के आए यहाँ पर आजाद चंद्रशेखर आजाद जी का? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने इस पे बहुत पहले ही संज्ञान लिया था, सबसे पहले संज्ञान लिया था। और ये जब आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था तो बच्चे उनसे मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ में खड़े हैं। और भाई जी ने सदन में भी इस बात को, हालांकि सदन सत्य तो नहीं चला लेकिन बाहर उन्होंने इसको बताया। और उन बच्चों को पिछली बार जब आए थे तो सबसे पहले जो टीम आई थी वो आजाद समाज पार्टी की टीम आई थी, और हाँ, उससे बच्चों का बहुत हौसला बढ़ा है। और चूँकि ये जायज़ बात है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने स्पष्ट कह दिया है कि ये बच्चों का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, सदन से लेकर सड़क तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये अभी बच्चे बैठे हुए हैं, अभी इनको बहुत कम उम्मीद है इंसाफ मिलने की, तो पार्टी कुछ बड़ा सोच रही है इस बारे में? यस, हाँ, पार्टी ने बड़ा सोचा है और हम जल्दी इस पर हम पैदल मार्च करेंगे। हाँ, बिल्कुल है, और संभावना ये है कि अम्बेडकर नगर से लखनऊ तक पैदल मार्च होगा। अच्छा, सरकार ये कह देती है कि हम क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला कह के टाल दे रही है। देखिए, सरकार ने तो पैरवी की नहीं अच्छी तरह से, तो यहाँ से अब हार गए। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, 1 साल तक आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को दबा के रखा हुआ है, देर से दिया गया हुआ न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। और जब इनका एडमिशन हो जाएगा नए लोगों का तो इनका मुद्दा तो वैसे खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका टाइम दे करके इस मामले को डिले कर रही है, जानबूझ कर रही है। अच्छा, जब OBC SC ST के मामले आ जाते हैं तो क्या न्यायपालिका का नजरिया बदल जाता है क्या? बिल्कुल, 2M दर्जे का हो जाता है। आप
92 से लेकर अब तक के निर्णय देख लीजिएगा, जब भी आरक्षण का मुद्दा वहाँ गया है कुछ ना कुछ कटौती हुई है उस पर। यूजीसी का जब आया था तब वो गए कुछ लोग जिनकी संख्या कम है, जो संख्या कम है और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी ले रखी, उनकी आवाज़ तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। लेकिन जो समाज है, वंचित समाज है, जिसको सैकड़ों सालों से दबा रखा गया है, जब वो पढ़कर इतना मजबूत आया, टॉप 10 में सेकेंड नंबर में ये MBBS आता है, ये किस तरीके से इन लोगों की हरकतें हैं आप देख सकते हैं। वो केवल गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ये लोग उसी तरीके से अभी दबे रहेंगे, लेकिन ये अब समाज दबने वाला नहीं है। ये 4 मेडिकल कॉलेज के बहाने कॉलेजियम पे भी सवाल उठने लगे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम वाले जो जज हैं वो कहाँ न्याय करेंगे? वो जब उनके यहाँ खुद ही न्याय की प्रक्रिया नहीं है, जब उनके यहाँ खुद ही कोई उस तरह की चीज़ें नहीं है, तो वो कैसे हमारे साथ सामाजिक न्याय कर सकते हैं? तो उनका नज़रिया तो 2M दर्जे का ही है। ममता जी सही कह रही हैं। हाँ देखिए, कॉलेजियम को देखिए, ये तो अयोग्य लोगों को चुनने का साधन है। देश में पूरे विश्व में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जज को चुनता हो। दूसरी बात है, कॉलेजियम की जो प्रोसीजर है आपने RTI की तरह से बाहर कर दिया, तुम कैसे चुनते हो कोई कुछ नहीं मालूम है। इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम को तो खत्म ही होना चाहिए, और ये संविधान में व्यवस्था थी भी नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। और मैं छात्रों से मांग करना चाहता हूँ, स्पेशल जो ये मेडिकल छात्र हैं, कि अगर ये 70% जो इनका रिजर्वेशन था, तो इनको 70% इको गार्डन में आना भी चाहिए। और हम मदद करने के लिए तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन भी देगी और पैदल मार्च भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो पूरा उत्तर प्रदेश लखनऊ भी आ जाएगा। कहाँ से आए हैं आप, क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर नंदलाल, जनरल सर्जन, अम्बेडकर नगर से आया हूँ। मैं इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। समर्थन में आए हैं युवाओं के? जी हाँ, जी हाँ। ये जो डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है, जिसके बैनर तले ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो SCP में जो बच्चों का हकमारी हो रही, 70% जो रिजर्वेशन समाप्त किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हम समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। और अगर ये सरकार इसको नहीं लागू करती है और ये नुकसान होता है समाज का, तो हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल तक ले जाएंगे और इसको पूरा जो नेशन। आपका जो एसोसिएशन है उससे पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं? जी हाँ, हमारा जो है वाम सेफ का ऑफशोर संगठन है, और हमारी जो है करीब 26 राज्यों में हमारी स्टेट बॉडी है, और ये हमारा नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। हम इस विषय को लेकर के पूरे नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।